तो तिल और ताड़ की दूरी है, उस ताड़ बनने में ऐसे से कितने लॉन पासवान समाप्त हो जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि 4 बार के सांसद रहे वर्तमान सांसद, उनका टिकट काट के हारे हुए विधायक को टिकट अगर भाजपा देती है, दुर्भाग्य है। यह भी एक चर्चा है क्षेत्र में कि लोकसभा लड़ने के लिए इन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया है और बीजेपी ज्वाइन किया है। अगर लोकसभा सीट, अगर टिकट इनको नहीं मिलती है तो चेनारी विधानसभा जो सीट है, जहां पर बीजेपी से लड़ने की तैयारी करेंगे 2025 विधानसभा में। 5 पार्टी के अलायंस में जब चुनाव लड़े और यहाँ के दलितों का साथ नहीं दिया और वह बुरी तरह चुनाव हारे, और उनका कहना है कि शेखर पासवान लड़के हरा दिया, तो शेखर पासवान नहीं हराता है, यह जनता तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन जब आनंद मोहन जी के साथ जब हादसा हुआ तो इन लोगों ने चुप्पी मुंह पे ताला बंद करके बैठे हुए थे, इन लोगों ने एक शब्द प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो ये जिन्होंने इन लोगों को पैदा किया, ये उनके नहीं हो सकते हैं, तो यह जहाँ जाए उनके तो खैर नहीं हो सकते हैं। आदरणीय रामविलास के बाद अगर पूरे देश में अगर देखा जाए राजनीतिक में, तो दलित हस्ती में जो सासाराम के माननीय सांसद हैं हमारे, उनका रामविलास के बाद उनका नाम गिना जाता है पूरे देश में, जो 34 साल से आज पावर में बने हुए हैं और आज तक कोई दाग नहीं लगा है। मुख्यमंत्री हैं, आपका कहाँ गया? आप जब कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो विकास कहाँ गया आपका? अगर विकास नहीं हुआ तो आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हैं? कुर्सी छोड़ देना चाहिए आपको। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासी लगातार चल रही है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से जातीय आधारित गणना को लेकर एक तरफ से पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरकर लगातार बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि रोहतास जिला के चेनारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लोजपा से शेखर पासवान जी हैं, जो चिराग पासवान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और मैं बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, इनके कई मुद्दे रहेंगे और कई मेरा इनसे सवाल रहेगा। क्या कहिएगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से बिहार में लगातार सियासी हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया बना है एनडीए के खिलाफ, तो 2024 में भी पूर्णतः इस पूरे देश की जनता जो है आश्वस्त है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि जितने भी आप गठबंधन के लोग एक जगह हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही चीज़ लग रहा है कि वो हताहत हैं, परेशान हैं। और इस परेशानी की वजह है कि बहुत लोग जो बहुत सारे स्कैंडल में फंसे हुए हैं, बहुत सारे घोटालों में जो फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार उनकी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उनको जेल जाना पड़ेगा। और यह डर के मारे यह जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जो बना है, यह डर के इन लोग, जैसे आप एक कहावत है अल्ली बाबा 40 चोर, यह सब जितने भी घोटालेबाज हैं, वो जितने लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है, उन लोग एक जगह हो रहे हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। रही बात बिहार की, तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार में लगभग 35 से 38 सीट जो है एनडीए फिर से चुनाव जीतेगी और मजबूती से बिहार जो है देश के लिए, खास करके एनडीए के लिए मजबूत एक स्तंभ बनने का काम करेगा। और नीतीश जी और लालू जी का जो गठबंधन चल रहा है, आप देख लीजिए, आए दिन उन लोगों में खटपट होता आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो एक अवैध संबंध जो कहा जाता है, उसी को आप मान लें कि यह जो सरकार चल रही है अवैध संबंध, इसको एक तरह से आप नाम दे सकते हैं। आप देख लें, कोई भी काम हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर कोई भी विकास का मामला हो, तो कहीं ना कहीं दोनों में खटपट जरूर चलता आ रहा है। उन लोगों के कई विधायक, कई सांसद जो हैं, उन लोगों का जो मन जो है नहीं मिलता है। कुछ लोग कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, तो मन नहीं बन रहा है। और आए दिन आप देखें, अभी तो शुरुआत हो गई, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मैं भी देख रहा हूँ, आपको भी जानकारी होगी कि सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मुझे इतना सीट चाहिए, लालू जी बोल रहे हैं मुझे इतना सीट चाहिए, कांग्रेस कह रही मुझे इतना सीट चाहिए। तो मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि यह गठबंधन ही जो है यह हो रह पाएगा। और इसके पीछे एक ही कारण है कि ये लोग हताहत हैं, परेशान हैं, लाचार हैं। चूँकि आज देख रहे हैं बिहार में किसी भी मुद्दे को उठा कर आप देख लें, चाहे वो विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री
दी हैं, इनको छोटा सा आँख का ऑपरेशन कराना पड़ता है तो वो दिल्ली जाते हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि आप 18 साल से इस शासन में बने हुए हैं और आपके छोटे से आँख का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं यह आपकी नाकामयाबी को दिखाता है कि आप सक्षम नहीं हैं। आपके यहाँ एक छोटे से ऑपरेशन के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है, तो बिहार की जनता को कहाँ जाना पड़ेगा? जो असक्षम है, जो असहाय हैं, वो अपनी इलाज कराने कहाँ जाएंगे? रही बात स्वास्थ्य की, आप बात देख लीजिए, आप शिक्षा की बात देख लें। आप आए दिन जो है बच्चों पर हमने पहले भी आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहा था कि आप जो जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उस स्कूल में आप बच्चे जो पढ़ने जाते हैं हमारे, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छा बिल्डिंग बनवाया है। तो बिल्डिंग बनवाने में तो कमीशन मिलता है ना, बिल्डिंग बनाने में तो चूंकि इंजीनियर रहे हैं, इनको टेक्निकल कैसे कमाई करना है उनको पता है, तो बिल्डिंग बनवाते हैं और सीधे जो एजेंसी है सीधे पटना से नॉमिनेट होकर आती है और वही एजेंसी काम कराएगी, चाहे वो किसी आप डिपार्टमेंट देख लें। आप अभी देख लें, यहाँ पे काम चल रहा है नगर पालिका का, नगर निगम बना हुआ है, सफाई कर्मी आप वो जो टेंडर लेते हैं वो पटना से आते हैं, लाइट लग रहा है वो पटने से टेंडर हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस स्कूल में आप बताएं कि आप भी पत्रकार हैं, किसी स्कूल में एक स्वीपर की व्यवस्था है जो टॉयलेट की सफाई करता हो, उसको झाड़ू लगाता हो? किसी स्कूल में नहीं होता है, उसकी बहाली ही नहीं है। अगर ऐसे शिक्षण संस्थान में एक स्वीपर की बहाली होगी तो एक परिवार को नौकरी मिलेगी। उसके बदले हमारे जो बच्चियाँ जो स्कूल में जाती हैं, बच्चे तो कहीं भी शौच कर लेते हैं, लेकिन टॉयलेट गंदा नहीं होने के कारण बच्चियाँ जो है अपने पेट में दबा के अपनी मतलब कुछ ही अंदरूनी जो मामला है उसको दबा के रखती हैं और घर आती हैं। कहीं ना कहीं रोग को बढ़ावा दे रहे हैं हम। तो वैसे जगहों पर सफाई जरूर होनी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ स्वस्थ रहें, पढ़ाई अच्छा हो। तो अभी आपने बहाली निकाला, ठीक है, बीपीएससी से आप बहाल कराए, शिक्षकों को अच्छा चयन हो। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इन लोगों को सीखना चाहिए। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, दो ही चीज़ पर उन्होंने काम किया कोरोना काल में, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। वहाँ की स्कूल की जो व्यवस्था है इतनी अच्छी हो गई है कि लोग विदेश से देखने आ रहे हैं उस चीज़ को। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल चीज़ जानते हैं, हमको दो ही चीज़ चाहिए। क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ना ज़मीन ना जायदाद है। हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक ही रहता है। तो मुझे लगता है कि यह जो मुद्दा है वह काफ़ी तेज़ी से उभरेगा बिहार में। और मुझे लगता है कि यह सब मुद्दा, आप एक ही चीज़ को लेकर देख लीजिए, हमारे प्रशासन बिहार में अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी गाँव जा रहे हैं, जहाँ हत्या हो रही वहाँ पहुँच रहे हैं। दलितों के साथ हत्या हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ हत्या हो रहा है। ये मैं एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, अपराध बढ़ा हुआ है, वो सबके साथ हो रहा है। अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनका एक ही काम है, बालू पकड़ो, दारू पकड़ो। और आए दिन दारू आपने बंद किया और हर जगह दारू मिल रहा है। दारू पीने से रोज कोई न कोई कहीं मर रहा है। अगर दारू बिकता तो उससे एक रेवेन्यू आता, अच्छा क्वालिटी मिलता। जो पीने हो तो मानेंगे नहीं, तो पिएंगे तो अच्छा क्वालिटी पीते। आज गलत दारू पी के मर रहे हैं, आपका रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है और उसी रेवेन्यू थोपा जा रहा है। कहीं आप देख लें कि ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है, गाड़ी पर टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है, दवा पर टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है। वो तो सब मार हम झेल रहे हैं। दारू आप बंद करवाए, दारू पीने वाला पी रहा है, लेकिन जो दारू नहीं पीने वाला है उस पर टैक्स का मार पड़ रहा है। तो आप तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ के उस टैक्स को वसूल कर ले रहे हैं, लेकिन हम कैसे मजबूत होंगे उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। हमारे बच्चे कैसे अच्छा पढ़ेंगे, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और यही मुद्दा होगा। आज भी आप देख लें, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे बिहारी थे। जब आप 18 साल शासन में लगे हुए हैं, क्यों नहीं यहाँ पर उनके रोजगार की व्यवस्था की आपने? क्यों नहीं इंडस्ट्री खुलवाया? क्यों नहीं आपने अच्छे संस्थान खुलवाए जहाँ हमारे बिहार वासियों को वहाँ रोजगार मिले? हमारे आदरणीय रोज लड़ते हैं इसी बात पे कि लोगों को व्यवसाय मिले। हमारे बिहारी भाई जो हैं यही काम करें। बाहर में जाके अन्य राज्यों में लाठी डंडा का सामना करना पड़ता है, उनको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपका कहाँ गया? आप जब कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात करते हैं तो विकास कहाँ गया आपका? अगर विकास नहीं हुआ तो आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हैं? कुर्सी छोड़ देना चाहिए आपको। अब आप बूढ़े हो गए मुख्यमंत्री जी, कुर्सी छोड़िए और युवा को दीजिए जगह। युवा ही जब बिहार का गद्दी संभालेगा तभी बिहार का विकास होगा। जातीय आधारित गणना को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह बिहार में लगातार सियासी चल रहा है और लोग अब सड़कों पर उतरकर लगातार बिहार सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रोज़ प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, क्योंकि सबके यह जातिगत मामला है। जिसको रिजल्ट मिला अच्छा वो खुश है, जिसको नहीं मिला वो नाराज़ है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सब चीज़ से ऊपर उठ के
ये भी मैं पहले बोला, विकास अगर हमारे यहाँ होता, अगर हमारे यहाँ अगर काम, देखिए जो लेबर जो बाहर काम करने जाते हैं वो उनको आरक्षण से मतलब नहीं है कि कितना % हमारी जातीय जनगणना में हमारा अंक कितना है, वो इसके बदौलत बाहर नहीं जाते हैं, वो पेट के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। तो इस पे बात होना चाहिए। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह जातीय जनगणना कराया गया, और यह वोट के राजनीति में यह फेल हो गए तो लोगों को उकसा के रोड पर ला रहे हैं। आपने करवाया, अरे आप विकास के काम करते, इंडस्ट्री खुलवाते, बढ़िया बढ़िया यहाँ पर उद्योग लगवाते, लोगों को व्यवसाय दिलवाते। एक मजदूर की जात नहीं होती है, वो पेट के लिए काम करता है, और आप वोट के लिए काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन आया है, देखिए विद्रोह बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये आपने पेट की व्यवस्था क्यों नहीं की, व्यवसाय की व्यवस्था क्यों नहीं? आपने, हमारे आदरणीय नेता जो हैं डिप्टी CM साहब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी दूंगा जैसी मैं आऊँगा सरकार में। 10 लाख नौकरी कहाँ गई तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज भी पूरे भारत में अगर बिहार के लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाए तो लोगों का उद्योग नहीं चलेगा। तो हम इसी के लिए वोट देते हैं आपको, इसी के लिए सरकार चुनते हैं हम, कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जिलावासी, हमारे बिहारवासी जाके मजदूरी करने जाए और लाठी डंडा खाएं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जातीय जनगणना इन्होंने कराया, अब सही कराया कि नहीं कराया सरकार में है, यह उनका दायित्व बनता है। अगर मैं कहता हूँ जो लोग जिनकी अंक कम आई है उनका कहना है कि मैं इतना हूँ, इतना हो गया हूँ, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं पहले ज़्यादा था अब कम हो गया हूँ, मैं कम था ज़्यादा हो गया हूँ। तो यह देखिए जांच का विषय है। आप सरकार में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, फिर से एक बार जाँच करवाइए। चिराग पासवान पर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमला किया जाता है, और लगातार जो इनके विपक्ष में लोग हैं कहते हैं कि चिराग पासवान दलित के नेता नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये तो कहने वाली बात नहीं है। विगत जो 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें 6% वोट हमारे आदरणीय नेता को मिला। हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा, तो वो सिर्फ दलित के नेता नहीं है, वह बिहार के नेता हैं। और बिहारी नहीं, उनको रामविलास जी के बाद पूरे देश में एक दलित का चेहरा जो दिखा जा रहा है, वह दलित का चेहरा सिर्फ चिराग पासवान ही, जो पूरे देश में दलित का चेहरा बन रहे हैं। मायावती जी का काम खत्म हो गया, चंद्रशेखर रावण जी सिर्फ आप देखें कैसी राजनीति करते हैं, लेकिन चिराग जी सबको लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं। अभी कभी भी उनको आप देखा होगा अपने इंटरव्यू पे, कभी कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोलते हैं जिसको हर्ट करे, संतुलित बात करते हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। और चिराग जी को नीतीश ने बहुत तोड़ने का काम किया, उनके परिवार को तोड़ दिया, उनके भाई को मंत्री बना दिया। तो क्या उनके पास जनाधार चला गया क्या? आज भी चिराग पासवान के पास जनाधार है, और वही बिहार के नेता हैं, और आने वाले भविष्य में बिहार की गद्दी पर जरूर काबिज होंगे। यह हमारा नहीं कहना है क्योंकि मैं दल में हूँ, यह लोगों का कहना है, सभी लोगों की पसंद चिराग पासवान। अच्छा, बिहार में कितने सीटों पर आप लड़िएगा यहाँ पर लोकसभा? देखिए, पिछली बार तो हमारी पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के नेता जो आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो डिमांड है कि हमको 6 सीट चाहिए। अब ये बड़े लोगों के सीट शेयरिंग की बात है, हम लोग तो वहाँ हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा 6 सीट है वो रहेगा, और हम उस पर जरूर चुनाव लड़ेंगे। मैं बात करूंगा सासाराम लोकसभा को लेकर। सासाराम लोकसभा को लेकर इस समय जो चर्चा है लगातार गर्म होते हुए जा रहा है, और राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल भी है। ऐसे में आज ललन पासवान जी हैं जो जदयू छोड़कर भाजपा में आज ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आज 20 तारीख है, पूरे काफिले के साथ और दल बल के साथ और अपने कार्यकर्ता के साथ पटना पहुँचे हुए हैं। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, मैं ललन जी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ललन पासवान जी 3 नंबर के नेता हैं, 1 नंबर 2 नंबर छोड़िए 3 नंबर के। और चिनारी विधानसभा के लोगों ने तय कर दिया कि जो 2020 में जो चुनाव हुआ, तो मैं उसमें लोजपा का प्रत्याशी रहा था वहाँ से, और ललन पासवान जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक मुरारी गौतम वो भी एमएलए थे, एक ललन पासवान वो भी एमएलए थे, एक CM बिहारी राम वो भी एमएलए थे। मैं था जो एमएलए नहीं था। मैं पहली बार चिनारी से चुनाव लड़ा था। मैं पीछे यूपीए गठबंधन से, जदयू से मैं मोहनिया में चुनाव लड़ा था। तो मैं एक बात बता दूं आपको जानकारी के लिए कि मैं 3 नंबर पे था, ललन जी 2 नंबर पे थे। अब 4 नंबर वाले श्याम बिहारी राम को, जो बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, कौन सी, रालोसपा की पार्टी के अलायंस में जो चुनाव लड़े, 4 नंबर के पार्टी को बुला के उनको आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। और रही बात कि मैं तो सिर्फ सिंगल पार्टी से लड़ा था, मैं लोजपा से लड़ा था, और हमारे आदरणीय विधायक जी
5 पार्टी के लाइन में चुनाव लड़े थे। उसके बाद भी दलितों ने इनका साथ नहीं दिया। तो एक कहावत है, घर से भोज करके चलेंगे ना, भोजन करके, तो बाहर वाला पूछता है कि हाँ भैया वो खा लो, लेकिन घर वाला जब भोजन नहीं देता है तो बाहर वाला बोलता है फकरुल्ला है, इसको भोजन मत कराओ, क्योंकि तो उसका पेट क्या होता है, भरा वाला को सब कोई भरता है, खाली वाला कोई नहीं भरता है। तो रही बात हमारे आदरणीय विधायक जी का, तो अब विधायक जी के पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पूछ नहीं रहा था। तो अब इनको लगा है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन्होंने, इनका बयान मैंने सुना था, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आए दिन हत्याएं हो रही है, अपराध बढ़ा हुआ है। आज इनको दिखा, आज से पहले इनको नहीं दिखा था। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यह उनके उपज हैं, माननीय विधायक जी, जो बिहार में हमारे नेता आनंद मोहन जी, उनके टिकट पर इन्होंने चुनाव चिरारी में लड़ा था। और ये और माननीय पूर्व मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, ये दोनों लोग आनंद मोहन की सीट पर चुनाव लड़े थे, और उनके बदौलत, उनके आशीर्वाद के बदौलत तो ये एमएलए बने थे। लेकिन जब आनंद मोहन जी के साथ जब हादसा हुआ तो इन लोगों ने चुप्पी मुंह पे ताला बंद करके बैठे हुए थे, इन लोगों ने एक शब्द प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो ये जिन्होंने इन लोगों को पैदा किया, ये उनके नहीं हो सकते हैं, तो यह जहाँ जाएँ उनके तो खैर नहीं हो सकते हैं। और रही बात, और बता दूं आपको कि जब 5 पार्टी के अलायंस में जब चुनाव लड़े और यहाँ के दलितों का साथ नहीं दिया और वह बुरी तरह चुनाव हारे, और उनका कहना है कि शेखर पासवान लड़के हरा दिया, तो शेखर पासवान नहीं हराता है, यह जनता तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो मैंने कहा ना कि अगर घर से आप खा के चलेंगे तब बाहर वाला पूछेगा। इसका सेंस ये है कि आप पासवान जाति के नेतृत्व करते हैं, पासवान के नेता हैं, और जब पासवाने आपको नेता नहीं मानता है तो किस वोट पर राजनीति करते हैं, किसके वोट पर राजनीति करेंगे। और भाजपा में जब गए हैं आप, तो जिसके सामने जिसको कम्पिटिटर बना रहे हैं कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, तो चर्चा है हर जगह उनके कार्यकर्ता का। बात और बता देना चाहता हूँ कि जिसके खिलाफ यह बात कर रहे हैं, उनको पहाड़, कहावत है ना कि तिल और ताड़, तो तिल और ताड़ की दूरी है, उस ताड़ बनने में ऐसे से कितने लॉन पासवान समाप्त हो जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि 4 बार के सांसद रहे वर्तमान सांसद, उनका टिकट काट के हारे हुए विधायक को टिकट अगर भाजपा देती है, दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिहार में चिराग पासवान के बाद, चिराग पासवान अभी पैदा हुए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि वो जूनियर हैं, आदरणीय रामविलास के बाद अगर पूरे देश में अगर देखा जाए राजनीतिक में, तो दलित हस्ती में जो सासाराम के माननीय सांसद हैं हमारे, उनका रामविलास के बाद उनका नाम गिना जाता है पूरे देश में, जो 34 साल से आज पावर में बने हुए हैं और आज तक कोई दाग नहीं लगा है। यह भी एक चर्चा है क्षेत्र में कि लोकसभा लड़ने के लिए इन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया है और बीजेपी ज्वाइन किया है। अगर लोकसभा सीट, अगर टिकट इनको नहीं मिलती है, तो चेनारी विधानसभा जो सीट है, जहां पर ये बीजेपी से लड़ने की तैयारी करेंगे 2025 विधानसभा में। अब ये तो भाई गठबंधन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबको मजबूत कंधा चाहिए, और वह उस कंधे पे भाजपा जो है, भाजपा एक सुलझी हुई पार्टी है, उसकी जड़ें जो हैं जमीन के अंदर से लेकर आसमान तक है। और मुझे नहीं लगता है कि वैसे प्रत्याशी पर भाजपा भरोसा करेगी, और कोई भी सीट, मुखिया का भी सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस चुनाव में आपको एक वीडियो चला होगा, सुना होगा आपने, सामंतवादी और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। क्या हमारे देवता जो ब्राह्मण रूपी जो देवता हैं, क्या उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? लोकसभा टिकट देती है तो जब पासवान उनके साथ नहीं रहेंगे, अब ब्राह्मण देवते साथ नहीं रहेंगे, तो केकरा बोलो भैया वो सांसद बनेंगे। तो भाजपा कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भी सहानुभूति है उसमें। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि वो बड़ी पार्टी है, लोग आएंगे जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि ताड़ को गिरा के तिल को ताड़ की जगह बैठाया जाए। और एक बात मैं और जनता के लिए बता दे रहा हूँ कि ललन पासवान जी इसी चिनारी की जनता को ठगने का काम किया है। विधायक रहते उन्होंने रिजाइन करके आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसको आज वो बोल रहे हैं कि अपराधी पार्टी है, दंगाई पार्टी है। तो आरजेडी से ललन पासवान चुनाव लड़े थे, 1 लाख के अंदर सिमट कर रह गए थे। तो यह इनके अंदर ललक है कि मैं ताड़ बन जाऊं, लेकिन ताड़ बनने के लिए कुछ कैरेक्टर चाहिए ना। फुदुकते जो बेंग होता है, कहाँ कितना ऊपर जाएगा बेंग, जो है कूदे कितना ऊपर जाएगा, उसका एक लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और ललन जी पहले 3 नंबर से 2 नंबर पाने का काम करें,
दलित के दिल में बैठने का काम करे, तब वो आगे कुछ करेंगे तो हमको समझ में आया कि विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। जैसे कि अभी आपने शेखर पासवान से सुना, जो कि चिराग पासवान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और चिनारी विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके थे। मैं बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तीखे तंज में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तंज कसा, और उसके बाद मैंने सासाराम लोकसभा से बात किया कि ललन पासवान 2024 लोकसभा के लिए यहाँ पर जदयू से इस्तीफा देकर और आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर भी ललन पासवान पर भी इन्होंने लगातार हमला किया और हमला में साफ तो शब्दों में इन्होंने कह दिया कि यहाँ पर ललन पासवान की कोई अस्तित्व नहीं है। और 2020 में जब मेरे साथ चुनाव लड़े थे चिनारी विधानसभा से, तो तीसरे नंबर के नेता बनकर रह चुके थे। समझ सकते हैं कि ललन पासवान पर तीखा शब्द से इन्होंने हमला किया है और कहा है कि बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी जो बड़े नेता को टिकट काटकर एक तीसरे नंबर की नेता को, जो दलित के नेता ललन पासवान है ही नहीं, उनको यहां से टिकट देगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।